सूरत नगर के किसी कोने में छुपके बैठा सूबेदार इनायत खान आग बबूला होते हुए अपने आप को कोस रहा था। एक इंसान हमारे घर आता है, हमारे साथ रहकर नगर की एक एक कोने की जानकारी लेता है और इतना ही नहीं, हमारे सारे सैन्य बल का हिसाब किताब लेकर जाता है, पर हमारे नज़रों के सामने होते हुए भी हम उसे पहचान नहीं पाए। काश हम उसे पहचान लेते और उस मरहट्टा को मार देते। मराठा साम्राज्य के ऐतिहासिक वीडियो से भरे चैनल द हिस्ट्री टीवी पर मैं आरजे अनामिका आपको उस वीर पुरुष से रूबरू करवाने वाली हूँ जिनकी बुलंदियों की जोड़ रायगढ़ से लेकर दिल्ली तक, बंगाल से होते हुए बीजापुर तक और कुटनी अंग्रेज़ों के घमंड को चूरते हुए श्री शिव छत्रपति के पावन कदमों को छू रहा था। रामोशी समाज में जन्मे बहिर्जी नाइक का इतिहास 17वीं शताब्दी के बाद काफ़ी हद तक दबाया गया, क्योंकि दूसरा रामोशी उठकर ये न बोल सके कि हम उस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके कई पीढ़ियों ने मराठा साम्राज्य को मजबूत करने में अहम योगदान दिया है। पर कहते हैं ना, अनैतिक इरादों के परे जब समय का पहिया घूमता है तब इतिहास के उन वीरों का भी जिक्र करना पड़ता है जिनके प्रभुत्व की जोत आज भी लोगों के दिलों में शान के साथ जल रही है। मराठा साम्राज्य के कई अनगिनत वीरों की दास्तान छत्रपति के बचपन के साथ ही शुरू होती है। यशाजी कंक, आबाजी, तानाजी, बाजी प्रभु जैसे कई शूरवीर थे ही, पर सौभाग्य से राजे शिवा के जिंदगी में दस्तक दी बहिर्जी नायक ने। इतिहासकारों का मानना है कि श्री शाहजी राजे की शादी वीर माता जीजाबाई के साथ हुई। तब जीजाबाई के साथ कई लोग भोसले परिवार में आए, उनमें बहिर्जी के पिता भी शामिल थे। राजे शिवा जब छोटे थे तब श्री शाहजी राजे के साथ बेंगलोर में कई महीनों तक रुके। वहाँ उनकी मुलाकात बहिर्जी नाइक से हुई। बहिर्जी पारिवारिक और कई अद्भुत गुणों के साथ पैदा हुए थे। भेष बदलना, जानवरों की आवाज़ समझना, जासूसी करना, सह्याद्री और दक्कन प्रांत के एक एक इलाके की जानकारी रखना, ऐसे अनगिनत गुणों से राजे शिवा प्रसन्न हुए और उन्हें अपना दोस्त बना लिया। उसके बाद बहिर्जी राजे शिवा के साथ पुणे आए। बहिर्जी के बाद कई वीर सेनानी राजे शिवा के साथ जुड़ते गए। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्रांति सूर्य शिव छत्रपति ने पीढ़ियों से चली आई अमानुष सामाजिक प्रथा को तोड़ा और समानता के राह पर चलते हुए हर जाति धर्म के लोगों को न सिर्फ एक किया बल्कि स्वराज का महत्व भी समझाया। दादोजी कोंडेव की छत्र छाया में रहकर राजे शिवा शस्त्र विद्या में पारंगत थे, पर वो इस बात को बखूबी जानते थे कि स्वराज सिर्फ युद्ध जीत कर नहीं बन सकता। वो इस बात को भी समझते थे कि उनके पास मुट्ठी भर सेना है और कुछ ही किले हैं। ऐसे में स्वराज को ज़रूरत है खुफिया विभाग की। छत्रपति ने जिस युद्ध नीति के साथ मुगल, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, ब्रिटिश और पोर्चुगीज़ इन सब को एक साथ टक्कर दी, उस नीति के पीछे बहिर्जी नाइक ही थे। 18वीं शताब्दी के बाद इस नीति शास्त्र पर अंग्रेज़ों ने परीक्षण कर इसे यूरोप तक पहुंचाया। शुरुआती दौर में बहिर्जी नाइक दुश्मनों की योजना छत्रपति तक पहुंचाते थे। उसके बाद कई वीर सरदारों के साथ छत्रपति गढ़ीवी कावा नीति से कई सारे युद्ध जीतने लगे। इस बीच दुश्मन की चाल समझने के लिए वो खुद भेष बदलकर दुश्मन सेना में शामिल होते थे और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करते थे। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि बहिर्जी ना सिर्फ भेष बदलते थे बल्कि दुश्मन की बोली भाषा में भी बात करते थे। नकल करने में बहिर्जी इतने होशियार थे कि जब तक छत्रपति उन्हें पहचान ना ले तब तक छत्रपति के सरदार भी बहिर्जी को पहचान नहीं पाते थे। पर इससे भी खास बात यह है कि बहिर्जी और उनके जासूस एक सांकेतिक भाषा का उपयोग करते थे जिससे आपातकाल में जानकारी मराठा सरदारों तक पहुँचे। जब मराठा साम्राज्य पर बड़े आक्रमण होने लगे
तब छत्रपति ने खुफिया विभाग में भर्तियां शुरू की। दस्तावेजों के अनुसार शिव छत्रपति और छत्रपति संभाजी के कार्यकाल में लगभग 3000 जासूस काम करते थे और बहिर्जी के कंधों पर इन सब की जिम्मेदारी थी। इस जासूस विभाग का संचालन एक अजीब तरीके से चलता था। अगर किसी भी जासूस ने गलत जानकारी महाराज तक पहुंचाई तो उसे कड़ेलोट की सजा होती थी। कड़ेलोट मतलब किले का वो भाग जहां मुजरिम को खड़ा कर उसे गहरी ऊंचाई से फेंक देना। आदिल शाह भली भांति जानता था कि मराठों को हराना उसके बस की बात नहीं है। हुकूमत की राजमाता चाहती थी कि या तो छत्रपति को पकड़कर आदिल शाह में शामिल किया जाए या उन्हें वहीं धोखे से मार दिया जाए। जब दरबार में प्रस्ताव रखा गया तब किसी ने भी छत्रपति को पकड़ने या मारने की हिम्मत नहीं जताई, पर उनमें से अफजल खान नामक सेनापति था जिसने हंसते हंसते इस न्योते को स्वीकार किया। अफजल खान आदिल शाही हुकूमत का वो शक्तिशाली योद्धा था जिसने विजयनगर साम्राज्य को पूर्णतः विनाश किया। दस्तावेजों के अनुसार सेना के साथ अफजल खान नगर या गांव से लूट मार करते हुए गुजरता था। जब ये बात छत्रपति को पता चली तब बहिर्जी ने तय किया कि वो अफजल खान की सेना में शामिल होगा और दुश्मन के इरादों को महाराज तक पहुंचाएगा। बहिर्जी जान गए कि अफजल छत्रपति को धोखे से मारना चाहते थे। तब एक योजना बनाई गई। योजना के तहत अफजल खान को संदेशा भेजा गया कि छत्रपति सेना से डर गए हैं और आदिल शाह के खिदमत के लिए प्रतापगढ़ में अकेले मिलना चाहते हैं। पर तब तो अफजल खान और उसके सेना ने वाईनगर में अपना डेरा बसाया था और प्रतापगढ़ उस वक्त निर्माण प्रक्रिया के स्तर पर था। अफजल खान के प्रतापगढ़ तक पहुंचने के पहले छत्रपति के सेनापति नेताजी पालकर मुट्ठी भर मराठाओं को लेकर प्रतापगढ़ आ गए और उन इलाकों के जंगलों में छुप गए। पर आपसी सहमति से ये तय हुआ था कि दोनों पक्ष जब मिलेंगे तब सिर्फ 10-10 सिपाही साथ रहेंगे। क्योंकि अफजल खान छत्रपति को धोखे से मारने वाला है, ये बात बहिर्जी नायक ने पहले ही बता दी थी, इसलिए छत्रपति ने पूर्ण तैयारी के साथ अफजल खान का सामना किया और होशियारी से उस लंबे चौड़े अफजल खान को मार गिराया। अफजल खान का वध हुआ ये देखकर दूर रुकी उसकी सेना प्रतापगढ़ पर हमला करती, तब तक हर हर महादेव का जयघोष करते हुए नेताजी पालकर और अन्य वीरों ने सेना को वहीं चौंका दिया। अफजल खान मराठा साम्राज्य का सबसे पहला और सबसे बड़ा संकट था और इस संकट को निपटाने के लिए जितनी अहमियत दूसरे मराठा सरदारों को दी जाती है उतनी ही बहिर्जी नायक को भी देनी चाहिए। इस गौरवशील युद्ध की हुंकार दिल्ली में बैठा औरंगजेब के कानों में गूंजने लगी और इस तरह उत्तर पूर्व और पश्चिम से लगातार आक्रमण होने लगे। सुरक्षा के तहत बहिर्जी नायक और उनके जासूस दिल्ली में संत, साधु और फकीर के भेष में घूमने लगे। बहिर्जी नायक का जाल पूरे भारत में किस तरह से फैला था, ये जानना हो तो उस प्रसंग का भी जिक्र करना चाहिए जब औरंगजेब ने छत्रपति और संभाजी राजे को आगरा में नजर कैद करके रखा था। पर छत्रपति सही सलामत वहां से निकलकर कब रायगढ़ पहुंचे, ये बात औरंगजेब जिंदगी भर समझ नहीं पाया। दरअसल छत्रपति को औरंगजेब कैदी बनाकर रखना चाहता है, ये बात बहिर्जी को 1 महीने पहले से पता थी। इसीलिए सोचे समझे योजना के तहत छत्रपति को आगरा से निकाला गया और बंगाल कर्नाटक से होते हुए विपरीत मार्ग से उन्हें रायगढ़ लाया गया। बहिर्जी नायक वो वीर थे जो समय आने पर तलवारबाजी भी करते थे। छत्रपति के राज्य अभिषेक तक उन पर ऐसा कोई समय आया नहीं जब वो किसी के हाथों पकड़े गए। उनका अस्तित्व मुगलों के लिए न के बराबर था। वो कभी ये नहीं जान पाए कि बहिर्जी नायक नामक कोई जासूस उनके क्षेत्र में रहता है। इसलिए तो मुगल दस्तावेजों में बहिर्जी नायक का जिक्र ही नहीं है। उनके होने का सबूत अंग्रेजों के कुछ पत्र व्यवहार से मिलता है। ये बात उस वक्त की है जब सूरत पर छत्रपति ने आक्रमण किया था। उस वक्त सूरत एक बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था
और छत्रपति को मराठा साम्राज्य को आर्थिक नज़र से मजबूत भी करना था। पर सूरत पर आक्रमण होने वाला है, ये बात अंग्रेज़ों को पता थी। तब अंग्रेज़ों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को अर्जी दी कि वो ब्रिटिश गोदामों पर आक्रमण ना करें। इसके बदले वो सूरत पर होने वाले आक्रमण की बात किसी को नहीं बताएंगे। इसलिए जब सूरत पर आक्रमण हुआ तब कुछ दिन पहले ही छत्रपति ने सूरत के सूबेदार इनायत खान को एक पत्र भेजा जिसमें उन व्यापारियों के नाम थे जिन पर छत्रपति हल्ला बोल करने वाले थे, पर उसमें गरीब लोग, किसान, चर्च और ब्रिटिश अफसरों के नाम नहीं थे। ये हमला इतना अचानक और जल्द गति से हुआ कि इस बीच इनायत खान को सेना को सजग करने का मौका भी नहीं मिला, बावजूद इसके कि छत्रपति ने पहले ही उसे पत्र भेजकर जानकारी दे दी थी। दरअसल इस अहम कदम पर बहिर्जी छत्रपति के बहुत निकट थे। सूरत लूट की योजना छत्रपति ने बुद्धिमता के साथ बनाई थी। आक्रमण से पहले बहिर्जी भेष बदलकर उसके ही घर में रुके थे। दुश्मन के घर में रहकर बहिर्जी ने सूरत के सभी व्यापारियों के नाम जान लिए जिन पर नैतिकता से हल्ला किया जा सकता है। इतना ही नहीं, बहिर्जी ने इनायत खान की सेना कब और कैसे आक्रमण कर सकती है, इस बात की भी खबर छत्रपति तक पहुंचाई। इसलिए जब सूरत के जमीन पर मराठाओं पद चिन्ह ठस रहे थे तब इनायत खान छुप के बैठा था। बहिर्जी नायक छत्रपति के बहुत करीबी थे, इसीलिए 3000 जासूसों के फौज को नियंत्रण करने के लिए ज्यादा से ज्यादा धन लगाया गया। इतना ही नहीं, राज्याभिषेक हुआ तब वीर बहिर्जी नाइक को सरदार से भी बड़ा पद छत्रपति ने दिया। दोस्तों, बहिर्जी नाइक की कहानी काफी लंबी है, इसीलिए कहते हैं छत्रपति संभाजी महाराज फितूर से पकड़े जाते ही नहीं अगर बहिर्जी तब जिंदा होते तो। उनकी यादें आज भी सांगली के भोपालगढ़ में छुपी हैं। मराठा साम्राज्य को मजबूत करने का श्रेय जितना मराठा सरदारों को जाता है उतना ही बहिर्जी नाइक को भी जाना चाहिए। पर कुछ लोग फितूरी करने लगे और बहिर्जी नाइक ये अति महत्वपूर्ण नाम इतिहास के पन्नों से मिटने लगा। बहिर्जी नाइक के साथ जो हुआ वही फितूरी उमाजी नाइक के साथ भी की गई, जिसने सबसे पहले अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी। ये सिलसिला यही नहीं रुका। 1857 के बाद वासुदेव बलवंत फड़के के साथ भी वही हुआ जो उससे 100 साल पहले हुआ था। भूमि के इस महान सुपुत्र को द हिस्ट्री टीवी सत सत नमन करता है। धन्यवाद।